अखबार बेचने वाली बहू की सफलता। खद्दर की पुरानी साड़ी पहने हुए अविका रसोई घर में बैठी आंसू बहाते हुए चूल्हा फूंक रही थी। वहीं दूसरी ओर श्याम ओसारे में बिछी खाट पर पड़ा हुआ था और अनुराधा गेहूं की सफाई कर रही थी। अविका बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। ये ले, गेहूं फटक दिया है, इसे पिसने को मिल में दे आ। माँ जी, इन सभी गेहूं में तो खून लगे हुए हैं। अंतिम यही बचा कुचा रह गया है, जाने ये दुख की घड़ियां कब खत्म होंगी। उनका परिवार घनघोर गरीबी से जूझ रहा था। तभी नशे में धुत अनुराधा का बेटा तेजा लड़खड़ाते कदमों से घर के भीतर दस्तक देता है। अरे झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। क्यों जी, ये पिताजी रोग के बिछौने पर पड़े हैं और तुम घर की जिम्मेदारियां संभालने की बजाय खुद ही लड़खड़ा रहे हो। शराब का इतना चस्का चढ़ गया है तुम्हें। अविका की बात सुनकर तेजा गुस्से से लाल पीला होकर उसके बाल पकड़कर कहता है, क्यों री साली अपने पति परमेश्वर की सेवा करने की बजाय बातें सुना रही है। तेरी ये मजाल। माँ जी। गुस्से में तिलमिलाती अनुराधा दीवार पर खड़े डंडे को उठाकर तेजा पर बरस पड़ती है। अरे माँ, अरे तू इस दूसरे के घर की छोकरी के खातिर अपने लाल का खून बहाने पे तुली है। तो जैसे नकारा औलाद से तो भला मैं बे औलाद रहती। आज से इस घर में तुझ शराबी सट्टेबाज की कोई जगह नहीं है। अनुराधा अपने बेटे तेजा को घर से निकाल बाहर करती है और हर एक दिन के साथ उनके घर की हालत बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में उनके खाने के भी लाले पड़ गए थे। बहू, इतनी हड़बड़ी में कहाँ चल दी? माँ जी, मैं लाज का दामन थामकर अब और नहीं बैठ सकती। मुझसे घर की ये दुर्दशा नहीं देखी जाती, इसीलिए मैं काम तलाशने जा रही हूँ। रुक जा बहू, मैं भी तेरे संग चलूंगी। दोनों सास बहू भूखे प्यासे काम की तलाश में निकल पड़ती हैं, मगर अफसोस उनके हाथ कुछ नहीं लगता। वो धीमी कदमों से सड़क पर चलने लगती हैं। तभी एक अखबार बेच रही युवक की बुलंद आवाज उनके कानों तक पहुंचती है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, देश की अर्थव्यवस्था में छाया नया बदलाव। आज की ताजा खबर। उसी पल अविका की नजर एक अखबार के कारखाने पर पड़ती है और अगले ही पल वो कारखाने में आती है। जी कहिए। जी, हम सास बहू काम के सिलसिले में यहाँ आए हैं। अगर कोई काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी, मगर उसकी खातिर मुझे ये जानना होगा कि कितनी साक्षर हैं आप? जी, मैं इंटर तक पढ़ी लिखी हूँ, हिंदी बखूबी जानती हूँ और अंग्रेजी भी काफी हद तक समझ बूझ लेती हूँ। जी, आपकी खातिर एक वैकेंसी खाली है। साहब, मुझ बूढ़ी अनपढ़ के लिए भी यहाँ अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बताइए। माफ कीजिएगा माता जी, ये अखबार का कारखाना है जिसमें साक्षरता दर लाजमी है, मगर हमारे बावर्ची खाने के खातिर एक चाय पानी बनाने वाली की उपलब्धि खाली है। चलेगा साहब। अविका जी, आप चाहे तो अभी से काम शुरू कर सकती हैं। दोनों सास बहू अपने अपने कामों में जुट जाती हैं। अविका कुछ ही पल में अखबार से जुड़े तमाम काम को पूरी तरह दिमाग में बैठा लेती है। दोनों देर शाम तक काम करती हैं। हाँ, वैसे काम के प्रति आप दोनों की सच्ची लगन सराहनीय है। ये लीजिए आप दोनों के पैसे। साहब, आप मुझे नौकरी से खदेड़ रहे हैं क्या, जो आज ही पैसे थमा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, आप दोनों का काम तो काबिले तारीफ, मगर आज महीने का अंतिम तारीख है, इसलिए ये एक रोज का पगार रखिए। कल कारखाने में महीने के पहले दिन से आपकी नए सिरे से शुरुआत होगी। मिले हुए पैसे से वो कुछ मात्रा में राशन इत्यादि खरीद कर घर आती है। अविका खाना बनाने लगती है और अनुराधा अपने बीमार पति से रोते हुए कहती है, सुनो जी, मुझे और बहू को एक अखबार के कारखाने में काम मिल गया है, तो कल से हमें आने में सांझ हो जाएगी। भोर को दोनों सास बहू सारा काम धाम निपटाकर समय से पहले कारखाने पहुंच जाती हैं। अविका, तुम्हारे काम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। मैं तुम्हें प्रतिदिन 100 अखबार बेचने का टारगेट दूंगा, जो तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। इसी आधार पर पगार निश्चित होगी। जी सर, मैं बेचूंगी। अखबार के इस कारखाने की ओर से उसे एक साइकिल और अखबार का बंडल दिया जाता है। अविका रास्ते में जाते हुए कहती है,
सरस्वती माँ, ये कैसी असमंजसता है। मैंने आज से पहले कभी अखबार पढ़ा भी नहीं था और आज अखबार बेचना है। अविका अखबारों के बंडल को साइकिल की पिछली सीट से बंधे एक रिहायशी इलाके में आकर बुलंद आवाज में कहती है, आज की ताजा खबर, बढ़ती मुद्रास्फीति में घटाव। ऐसे ही मिर्च मसाले वाली रोचक खबरें पढ़ने के लिए खरीदे मात्र 2 रुपए में एक अखबार। किरण नाम की एक महिला झरोखे से देखती हुई उसे रोककर कहती है, अरे ओ अखबार वाली, 4 अखबार लिया ना। अविका बंडल से 4 अखबार निकालकर उसे थमा देती है। 8 रुपए हुए हैं साहब। अखबार के बिना तो मानो सुबह शुरू ही नहीं होता। अच्छा सुनो, कल से रोजाना 4 अखबार लेकर आना। मालकिन, एक जन की खातिर इतनी दूरी बहुत बढ़ जाएगी। अगर 2-4 जन अखबार खरीदने में भागीदारी दिखाएं तो मुझ गरीब की नौकरी सुरक्षित रहेगी। अरे 2-4 क्या, कल तुम 50 अखबार इकट्ठे लाना, मैं हूँ ना। इस तरह अविका हर दिन 100 अखबार बेचने का टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया करती थी, जिससे महीने भर में ही उसकी पगार दुगनी कर दी गई। और फिर एक सुबह, मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारे अखबार का कारखाना सालों से प्रथम श्रेणी में आ रहा है, मगर कुछ दिनों से अब इसका दबदबा घट रहा है, तो इनमें ऐसा क्या बदलाव भरा जाए? तो कोई अपनी राय देना चाहता है? सर, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हमारे अखबार की खबरों में वो बात नहीं है जो जनता चाहती है। जैसे कि इस 8 पन्नों के अखबार में अगर हम शुरुआती के 2 पन्ने देश की बागडोर से शुरू करें और फिल्मी जगत की खबर को भरें और अंतिम पन्ने पर खाने की विधि जैसी खबरें इसमें भर दें तो इसमें चौगुना मुनाफा होगा। वो कैसे अविका? सभी पन्नों में एक ही खबर अखबार की रोचकता को घटाता है और अग्रसर करता है, मगर जब अखबार के 8 पन्नों में खाना, पहनावा, मसालेदार खबरें इत्यादि शामिल होंगे तो सभी तबके के लोग इसे खरीदने और पढ़ने में रोमांच दिखाएंगे। अखबार के प्रति अविका का भारी रुझान देखकर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। वेल डन अविका, आज से तुम पूरी तरह से इस अखबार कारखाने की मैनेजर हो। मुबारक हो बहू, आज तुझे अखबार के कारखाने में बड़ा पद मिला है। माँ जी, मैं उस पद से कहीं ऊपर की सोच रही हूँ, जहाँ मेरी आंखों के सामने मेरी माँ समान सास को नौकर के जैसे कामकाज न करना पड़े। कुछ ही महीने बाद जोड़े गए पैसे से अविका एक न्यूज प्रिंटिंग का दफ्तर खोलती है और इश्तहार के द्वारा एडिटर्स को हायर करती है। मुझे आप सभी से सैकड़ों उम्मीद है। इस दफ्तर में आप सभी का योगदान ही हमको सफल बनाएगा। जहां दोनों सास बहू अपने नए खुले अपने अखबार के कारखाने में दिन भर काम करती, वहीं अविका रात के अंधेरे में अपनी सास को पढ़ाया करती थी। अनुराधा ने अखबार के प्रति इतना पक्का रुझान से सब सीख लिया। शुरुआती दिनों में दोनों सड़कों के बीच अखबारों को बेचा करती थी। आज की ताजा खबर पढ़िए, मात्र 2 रुपए के निम्न शुल्क पर देश से जुड़े तमाम खबरें। देश, सेहत, राशि, खान-पान से जुड़ी तमाम खबरें बारीकियों के साथ पेश है 2 रुपए के अखबार में। गुजरते हर दिन के साथ दोनों सास बहू के अखबार का कारखाना सुर्खियों में छाने लगता है। कुछ ही महीने की मेहनत उन्हें बड़ी सफलता को दर्शाती है। दोनों के अखबार की गुणवत्ता और खबरें उन्हें प्रथम श्रेणी का पद दिलाती हैं। अब उनके घर के हाल पहले जैसे नहीं रहे। श्याम भी पूरे तौर पर भला चंगा हो गया और तेजा ने भी नशे के दलदल से खुद को छुड़ा लिया और इस तरह चारों अखबार के कारखाने में संलग्न होकर काम करते रहे। तो ये थी हमारी अखबार बेचने वाली सास बहू की अनोखी सफलता की कहानी, जादुई टोकरी। कौशाम्बी गांव अपने प्राकृतिक हरियाली की खातिर जाना जाता था। गांव का आधा छोर जंगल के भूभाग से घिरा हुआ था। उस गांव में रसिका नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों नित्या और विभा के संग एक घास फूस के पुराने छप्पर में रहती थी। भोर के 5 बज गए। जल्दी से उठो और जंगल से लकड़ियां बटोर लाओ ताकि मैं टोकरियां बना सकूं। रसिका की बात सुन नित्या झटपट से उठ खड़ी होती है, मगर विभा मुंह घुमाकर सो जाती है। मेरी एक बोली सुनते ही नित्या झट से खड़ी हो गई। अरे आलसन, कभी तो अपनी बहन से कुछ सीखा कर। तंग आ गई हूँ मैं आपकी इस जातियों से माँ। जब देखो अपनी बड़ी बेटी की गुण गाती रहती हो। मैं तो जैसे आपको फूटी आँख नहीं सुहाती। गुस्से से बिलबिलाती हुई विभा माँ को 4 बातें सुनाकर लकड़ी लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। विभा, रुक जा, ऐसे मुंह नहीं चढ़ाते। वो हमारी माँ है। मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में उलझने वाली नहीं हूँ, समझी? भले ही हमारा रिश्ता खून से जुड़ा हुआ है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती हूँ। तुम्हारे चलते माँ मेरे संग सौतेले से बढ़कर बर्ताव करती है। विभा के दिल में भरे गुबार से नित्या के मन में गहरी चोट पहुंचती है।
दोनों मिलकर लकड़ियां बटोर कर उनकी गठरी बांधकर घर लौट आती हैं। माँ, खाने में ये बनाया है आपने? लौकी की सब्जी, ये सूखी साखी रोटी। अरे बावली हो गई है क्या? बर्तनों को क्यों झनक पटक रही है? गनीमत है कि 2 वक्त का खाना भी नसीब हो रहा है। तेरे पिताजी ताउम्र शराब में धुत रहे, खुद तो बेफिक्री से चल बसे और मुझ पर 2 बेटियों का भार सौंप गए। सुना था कि बेटियां माँ की तकलीफ समझती हैं, मगर तू सारी परिस्थिति देखने के बावजूद भी अपना गुमान मुझ पर झाड़ती है। माँ छोड़िए भी, विभा भी नादान है, समझ जाएगी। दूध पीती बच्ची नहीं हूँ मैं, जानती हूँ कि माँ के मन में मेरे प्रति जहर तुच्छ नागिन नहीं भरा है। ऐसा कहकर विभा नित्या के मुंह पर दरवाजा भेड़ देती है। नित्या, थोड़ी देर में सांझ हो जाएगी, जरा टोकरियां बनाने में मेरा हाथ तो बटा दे। माँ, आप फिक्र मत करो, सांझ से पहले ही टोकरियां तैयार हो जाएंगी। दोनों मिलकर टोकरियां बनाती हैं, जिन्हें माथे पर रखकर रसिका बाजार में आकर उन्हें बेचने लगती है। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। कुछ समय गुजर जाता है। अब रसिका को बुढ़ापे की जकड़न घेरने लगती है, जिसके चलते उसकी आंखों की रोशनी भी धीमी पड़ जाती है और रोग का बिछौना उसे अपना कौर बना लेता है। ऐसे में घर की जिम्मेदारी जवान नित्या के कंधे पकड़ लेती है। उसकी बनाई टोकरियों की बारीकियों को देख बाजार की जनता उसी की टोकरी खरीदती। टोकरी ले लो, मनमोहक टिकाऊ बारीक बुनाई की टोकरियां ले लो। हरिया नाम का एक युवक उसकी टोकरी की ओर लुभाता चला आता हुआ कहता है, अरे क्या बात है, पूरे बाजार में तुम्हारे यादों की कारस्तानी छाई हुई है। मेरा मतलब जिसके ठेले पर देखो तुम्हारे ही बनाई टोकरी सजी हुई है। शुक्रिया भाई जी, ये गुण भी बस ईश्वर की देन है, वरना किसको मालूम था कि मेरी बनाई टोकरी मेरी रोजी रोटी बन जाएगी। मुझे 6 टोकरियां दे दो, हल्का कारोबारी हूँ, टोकरियों से दुकान की मेरी शोभा बढ़ जाएगी। उस रोज नित्या की काफी बेहतर कमाई होती है। वो खुश मन से घर आती है। माँ, आज मेरी बनाई तमाम टोकरियां बिक गई, इसलिए उस कमाई से मैंने आपकी खातिर महीने भर की दवाई खरीद ली, उससे आप जल्दी ठीक होंगी। सब कुछ सही चलने लगा था, मगर जैसे उनके जीवन की चल रही रेल पटरी से उतर गई। नित्या की टोकरी की बिक्री घटने लगी। एक बुढ़िया उसके सामने आकर हाथ फैलाए हुए कहती है, अरे बेटा, इस बूढ़ी लाचार को कुछ खाने को दे दे। बुढ़िया का अधेड़ उम्र देखते हुए नित्या मन में कहती है, घर में तो गिन चुनकर हम 3 जन के खातिर ही खाना पका है, मगर माँ कहती है द्वार पर आए भूखी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अरे बिटिया, किस सोच में डूब गई? जी कुछ नहीं, आइए मैं आपको खाना देती हूँ। नित्या अपने हिस्से का भोजन उसे खिला देती है। अब वो बुढ़िया हर दिन के पहर में आ धमकती, जिसे देख विभा बिगड़े स्वर में कहती है, अरे यहाँ क्या कोटा खुला है जो पका पकाया राशन उस बुढ़िया के आगे परोस देती हो? एक बार अच्छे से फटकार नहीं सकती क्या? विभा, किसी बुजुर्ग को खिलाने से भोजन नहीं घटता। गुजरते पलों के साथ नित्या के टोकरियों की बिक्री एकदम से बंद हो जाती है। बुढ़िया उनके घर आती है। बिटिया, आज मुझ बूढ़ी को खाना नहीं खिलाओगी? आपको खिलाने को आज मेरे पास कुछ नहीं बचा था। आज तो हमारे घर में सवेरे से चूल्हा नहीं जला, ये भूख और गरीबी की मार नहीं झेली जा रही। नित्या का अपार दुख देखकर बुढ़िया उसे एक टोकरी देती है। उस टोकरी की बुनाई बड़ी ही खूबसूरत जान पड़ रही थी। बिटिया, इस टोकरी को मुझे खिलाने की कीमत समझकर रख ले, शायद तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। नित्या उस टोकरी को लेकर घर के भीतर आती है। ये विभा बिना बची कुची सब्जी सूखने को जमीन पर रख छोड़ती है। नित्या सब्जी को उठाकर टोकरी में रखती है कि टोकरी 10 गुना सब्जियों से लबालब भर जाती है। अरे, मैंने तो इसमें मात्र 4 आलू और 1 लौकी डाली थी, फिर ये इतनी कैसे भर गई? कहीं जादुई टोकरी तो नहीं? वो पुख्ते तौर से टोकरी का जादुई रहस्य जानने की खातिर सब्जियों को निकालकर इस बार कुछ मात्रा में अनाज डालती है, जिससे टोकरी ठकमठेल भर जाती है। अरे वाह, ये तो सचमुच में जादुई टोकरी है। नित्या जादुई टोकरी का रहस्य अपनी माँ और छोटी बहन से साझा करती है। क्या सचमुच में ये जादुई टोकरी है? पर ये साबित कैसे होगा? इस जादुई टोकरी की एक खासियत है, हम जो भी कुछ इसमें 1 अंश या 1 गुना डालेंगे वो 10 गुना प्रतिफल देगा। ये सुन विभा झट से गुल्लक तोड़कर उसमें रखे चिल्लड़ निकालती है। ये मेरे जमा किए हुए 10 रुपए हैं। अगर ये 100 रुपए हो गए तो ये जादुई टोकरी होगी।
विभा आगे बढ़कर उन सिक्कों को जादुई टोकरी के भीतर डालती है। तभी सिक्कों की खनक के साथ वो 10 गुना बढ़ जाते हैं। ये देख खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठती हैं और सिक्के की गिनती के पश्चात वो कहती है, ये तो जादुई टोकरी बड़ी ही रोचक है। इसे हमारे दुख कलेश सब मिट जाएंगे। क्या तुम उधार के तौर पर ये 100 रुपए मुझे दे सकती हो? इसे मैं थोड़े से फल सब्जियां मोल लेकर उन्हें इस जादुई टोकरी में डालूंगी। आज जादुई टोकरी उन्हें 10 गुना बढ़ा देगी। अरे वाह, ये तो भली सोच है। नित्या बाजार से ताजे फल और सब्जियां खरीदकर जादुई टोकरी में जैसे ही उड़ेलती, वो लबालब भर जाती, जिन्हें लेकर वो गांव देहात घूमकर उन्हें बेचती है। ताजे मीठे फलों के साथ ताजी हरी सब्जियां ले लो। उसकी आवाज सुनकर रिपना और चंदन नाम का एक दंपति उसे रोकते हुए कहता है, अरे ओ फल वाली, जरा यहाँ तो आना। नित्या झट से उसके पास आती है। क्या भाव बेच रही हो ये मीठे मीठे फल? साहब, इसे मीठे फल आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेंगे। अच्छा, चक्कर तो देखूं। चंदन एक फल को चखते हुए बोलता है, अरे वाह, तुम्हारे फल तो इमरती से भी मीठे और रस भरे हैं। सभी में 1 किलो भर तौल दो। सांझ के खातिर भाजी तरकारी भी नहीं है। इसकी सब्जियां भी कितनी चमकदार हैं। लगे हाथ सब्जी भी खरीद लो। जादुई टोकरी में भरे सामान जितनी तेजी से बिकते हैं, उतनी ही तेजी से वो भरते चले जाते हैं। उस रोज नित्या उतना कमाती है जितने पहले उसने कभी नहीं कमाया होता। ये ले छुटकी, तेरे 100 रुपए और ये अलग से 50 रुपए। अब मैं इस जादुई टोकरी से अपनी गरीबी के जीवन की काया पलट कर रख दूंगी। नित्या लगातार उस जादुई टोकरी का सदुपयोग करती है। वो प्रत्येक दिन की कमाई की जोड़ बटोर कर रखती है, जिसे कुछ समय में वो एक पक्का मकान बनाकर अपनी माँ और बहन के साथ खुशहाल तौर से जीवन यापन करने लगती है। नित्या सारा श्रेय वो जादुई टोकरी को देती है। चुड़ैल की आई बारात। एक घनघोर जंगल के सुनसान रास्ते से एक बारात गुजर रही थी। शहनाइयों की गूंज से पूरा माहौल एकदम खुशनुमा था। तभी एक तेज तूफानी लहर उठती है। हवा को चीरते हुए एक खूंखार भूत और चुड़ैल वहां आ धमकते हैं। बिना हमें निमंत्रण दिए तुम कीड़े मकोड़ों की जुर्रत कैसे हुई बारात और ब्याह रचाने की तैयारी करने की? अरे अरे दूल्हे राजा, छोटे बच्चे हो क्या? इतना क्यों डरते हो? हम तो इस बारात में शामिल होने आए हैं। चुड़ैल और भूत आगे बढ़कर दूल्हे की गर्दन उखाड़कर कहते हैं, हमारे रहते किसी भी दूल्हे के सिर पर सेहरा नहीं सजेगा और ना ही किसी दुल्हन के हाथों में दूल्हे के नाम की मेहंदी रचेगी। अगर जान प्यारी है तो ब्याह रचाने की भूल से भी मत करना, वरना दूल्हे के सिर पर सेहरा नहीं बल्कि चेहरे पर कफन सजेगा। चुड़ैल और भूत की धमकियों से सभी बाराती हक्के बक्के रह जाते हैं, जिसके बाद भूत और चुड़ैल वहां से उड़न छू हो जाते हैं। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे जिगर के टुकड़े ने इनका, जो इन भूत और चुड़ैल ने मेरे बेटे की गर्दन धड़ से अलग कर दी। भूत और चुड़ैल वहां से गायब होकर जंगल के भीतर एक सालों पुराने पेड़ की बंजर डाल पर उल्टा लटक कर कहते हैं, ए मेरी मसक्कली, कैसा लगा आज का ट्रेलर तुमको? क्या मस्त धमाल मचाया तुमने, मगर मुझे तुमसे एक गिला है। मुझे उस दूल्हे का भेजा फ्राई चखना था, मगर तुमने उसे वहीं छोड़ दिया। अरे मेरी दिलरुबा, कभी कभी चील कौवे का भी भला करना चाहिए। अचानक से भूत के तेज कानों में एक भेड़िए के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। ये लो, तुम्हारी भूख का इलाज सामने से चल कर आ रहा है। भूत भेड़िए का शिकार करके चुड़ैल के सामने परोसता है। दोनों उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। समय गुजरता है। एक बार की बात है, भूतिया जंगल के रास्ते से अनजान बनिहरी वहां से गुजरता है। ये जंगल का रास्ता कुछ हद तक छूटा जान पड़त है। बस जल्दी से शादी में पहुंच जाऊं, जमकर दावत का मजा चखूंगा। ऐसा सुनते ही भूत और चुड़ैल बोलते हैं, किसकी मजाल हुई दोबारा से शादी का मंडप सजाने की? भूत और चुड़ैल उसके पीछे चलते हुए शादी में पहुंच जाते हैं। खुशी का माहौल देखकर मानो भूत और चुड़ैल की आंखों में खून उतर आता है। किससे पूछकर तुमने मन में शादी का ख्याल आया? अब देखो हम कैसे शादी के मंडप को मौत के मंडप में बदल कर रख देते हैं। अब देखो हम भूत और चुड़ैल मिलकर कैसे शादी के रंग में भंग डालते हैं। दोनों ही अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को घायल करने लगते हैं, जिसके चलते शादी में आए लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। अब पंडित जी सोच क्या रहे हैं? कैसे भी करके इन भूत और चुड़ैल को रोकिए, वरना मेरी बेटी की शादी कैसे होगी?
पंडित हिम्मत जुटाकर भूत और चुड़ैल के सामने आकर मंत्र उच्चारण करता है। ओम पिशाचम सर्वनाशम नमो नमः। अरे ओ 1.5 फुटिया पंडित, तेरे इस सस्ते मंत्रों से हम भूत और चुड़ैल का कुछ भी नहीं तो बिगाड़ सकता। तुम पंडित को गठबंधन कराने का बड़ा नोट मिलता है, लेकिन आज हम तुझको तेरे पोती पतरे समेत स्वाहा कर देंगे। लैला मजनू बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब देखो तुम्हारा क्या हश्र होता है। रुक जाओ, तुम भूत चुड़ैल का हमने क्या बिगाड़ा है? मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश तो जल्लाद भी पूरा करता है, हमारा कसूर बताओ। ये शादी करने का फैसला करके तुमने बहुत भारी कसूर किया है। शादी एक खूबसूरत पल है, फिर ये गुनाह कैसे हो सकता है? हम भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ दशक पहले की बात है। स्वर्णपुरा नगर के सबसे रईस इंसान थे ठाकुर वीरेंद्र प्रताप, जिसकी इकलौती बेटी थी। पूरी हवेली में रौनक होनी चाहिए। आखिरकार आज हमारे जिगर के टुकड़े, हमारी शान मान, हमारी फूल से बच्ची राजवी का जन्मदिन जो है। राजवी दिखने में जितनी सुंदर थी, उतनी सहनशीलता उसके स्वभाव में थी। वो मन ही मन सुंदर को चाहती थी। सुंदर उसके घर में बावर्ची का काम करता था। शाम को राजवी सजकर सुंदर के पास आकर कहती है, सुंदर, कैसी लग रही हूँ मैं? आपके आगे तो अप्सराएं भी एकदम फीकी हैं। उनकी आंखों में आप जितनी सच्चाई जो नहीं होगी। और क्या क्या दिखता है तुम्हें मेरी आंखों में? क्या मेरी आंखों में तुम्हें खुद के लिए प्यार नहीं दिखाई देता? रानी साहिबा, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन हमारे बीच के अमीर गरीब की खाई कभी नहीं भर सकती है। और वैसे भी जमीन पर रहने वाले को आसमान के ख्वाब देखने का हक नहीं। ठीक है, अगर आज मैं तुमसे कुछ मांगू तो दोगे? मैं तो खुद इस महल के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। मुझ गरीब से आपको क्या हासिल होगा? मैं सिर्फ ताउम्र तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। उस रोज से दोनों के प्यार की दास्तान शुरू होती है। मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू होता है और करीबियां बढ़ती चली जाती हैं। एक रोज वो नदी किनारे बैठे बातें करते हैं। राजवी, हमने प्यार तो कर लिया, लेकिन आगे का क्या? हम अपने प्यार के धधकती रेत से हर खाई को पार कर जाएंगे। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि काली ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और दौड़कर हवेली वो आता है। हुकुम, हुकुम, कहाँ हैं आप? क्या बात है काली, क्यों गला फाड़कर हवेली की दीवारों में दरार पैदा कर रहे हैं? दरार तो रिश्ते में पड़ गई है हुकुम। वो सुंदर छोटी मालकिन से नदी किनारे बैठा इश्क फरमा रहा है। क्या बकते हो? जुबान निकाल कर रख दूंगा। मेरे कहे पर भले मत जाइए, लेकिन आंखों देखी पर तो भरोसा करते हैं ना। बीते कुछ दिनों से वो 2 कौड़ी का नौकर मालकिन के आगे पीछे क्यों धुमेलाता है? काली की भड़काऊ बातें वीरेंद्र प्रताप के मन में गुस्से का गुबार भर देती हैं। राजवी और सुंदर के घर लौटते ही वो कहता है, राजवी बेटिया, हमने तुम्हारी शादी का फैसला किया है। जानना नहीं चाहोगे किसके संग? सुंदर के साथ। ये सुनकर राजवी फूले नहीं समाती और पिता के षड्यंत्र में पूरी तरह से फंस जाती है। बेटिया, मैं तेरा बाप हूं, तेरे मन की बातें आसानी से पढ़ सकता हूं। शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जा। दोनों दूल्हे दुल्हन के लिबास में सजकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां वीरेंद्र तलवार से सुंदर को धारदार कर देता है। ठाकुरों की इज्जत से खेलने का अंजाम यही होगा। धोखा! वीरेंद्र प्रताप अपनी इज्जत के लिए मरता है। अगर अपनी इज्जत की खातिर अपने खून का भी खून बहाना पड़े तो उसे भी पीछे नहीं हटूंगा। और मेरे पिता ने हमें शादी का झूठा सपना दिखाकर मार डाला। मुझे बताओ, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? मेरी शादी की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। अगर विधि विधान के साथ मेरी शादी सुंदर से हो जाए तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। हमें मंजूर है। ये इतिहास में पहली दफा होगा जब किसी चुड़ैल की बारात आएगी। सारे बारातीगण इकट्ठे होकर 2 भागों में बंट जाते हैं। दुल्हन के लिबास में सजी धजी चुड़ैल मंडप में आती है। आज मुद्दतों बाद मुझ चुड़ैल की बारात आएगी, मेरी शादी होगी। घोड़ी पर सवार दूल्हे के लिबास में सजा धजा भूत बारात लेकर मंडप में आता है। आगे बाराती, पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा। देखो मेरी चुड़ैलों की रानी, तुम्हारा दूल्हा बारात ले आया। ये पंडित, चल हमारा गठबंधन करा। पंडित आगे बढ़कर चुड़ैल और भूत की शादी करवाता है।
सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब हम भूत और चुड़ैल के दो जिस्म एक जान होने का सपना पूरा हो गया। अब हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, अब तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं। इस तरह गांव के सभी लोग समझदारी से काम लेकर चुड़ैल की बारात का सपना पूरा कर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से सदा के लिए गायब हो जाते हैं। शाहपुर गांव में मेघा नाम की एक औरत अपने पति देव और अपने एक छोटे लड़के वैभव के साथ रहती थी। वो ना तो ज्यादा गरीब थी और ना ही ज्यादा अमीर। उनका गुजर बसर बस ठीक ठाक चल रहा था। वैभव थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा और अपने दोस्तों के साथ पूरे पूरे दिन कंचे खेलते रहता। ये देख मेघा अपने पति देव से बोलती है, देव जी, हमारा बेटा तो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, क्यों ना हम इसको पढ़ने के लिए स्कूल में डलवा दें। अगर स्कूल में डलवाने से हमारा बेटा सुधर जाएगा तो हम इसको स्कूल में डलवा देते हैं। ये सोचकर देव और मेघा वैभव को एक अच्छे से स्कूल में डलवा देते हैं। जिसके बाद वैभव अपने घर से स्कूल के लिए तो जाता, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंचता, बल्कि अपने दोस्तों के साथ स्कूल बंक कर लेता। एक हफ्ते बाद ही स्कूल के प्रिंसिपल का फोन देव के फोन पर आता है और वहां का प्रिंसिपल बोलता है, मिस्टर देव, आपका बेटा हमारे स्कूल में नहीं आ रहा, जिस वजह से उसका नाम कट चुका है, तो आज के बाद अपने बेटे को स्कूल में मत भेजिएगा। ये सुनते ही देव बौखला जाता है और वैभव का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वैभव जब अपने घर आता है तब देव उसे डंडे से मारते हुए उसको घर से निकाल देता है। ये देख मेघा को बहुत बुरा लगता है और शाम को मेघा वैभव को घर के अंदर लाती है और इस तरह पूरे 18 साल बीत गए। वैभव 24 साल का हो चुका था, लेकिन वो अब भी नहीं सुधरा था। वैभव अपने दोस्त यारों के साथ आधी आधी रात को दारू पी कर आता और सो जाता। ये सब देख देव रोते हुए बोलता है, मेघा, पता नहीं हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आज मुझे ऐसा निकम्मा बेटा मिला है। देव जी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। हमें अपने बेटे को सुधारने का कोई न कोई तरीका तो अपनाना ही होगा। वो कहते हैं ना कि किसी को सुधारने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ता है, तो बस हम भी वही अपने बेटे के लिए ऐसा ही कुछ करेंगे। मतलब मेरी नजर में एक अच्छी सी लड़की है, हम अपने वैभव की शादी उस लड़की से करवा देते हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी सहेली की बेटी भूमि है। देव मेघा की बात से सहमत हो जाता है और अगले एक हफ्ते में वैभव की शादी भूमि से करवा देते हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद भूमि ये देखती है कि उसका पति रोज रात को 12 बजे आता है और दारू पीकर उसके साथ मारपीट करता है। इस तरह अब पूरे 1 महीने गुजर गए और एक दिन भूमि मेघा से बोलती है, मम्मी जी, वैभव जी से तो मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे एक उम्मीद कर सकती हूँ। क्या मैं बाहर जाकर जॉब कर सकती हूँ? क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और पापा की उम्र हो गई है। पापा इस उम्र में भी घर का खर्चा चलाने के लिए बाहर जाते हैं। मेघा भूमि को बाहर जाकर काम करने के लिए इजाजत दे देती है और अगले दिन से भूमि बाहर जाकर काम करने लगती है। भूमि बाहर के काम करने के साथ साथ अपने घर को भी संभालने लगती है, लेकिन जब भी उसे उसके काम का पैसा मिलता है तो रात के समय वैभव उसके पास आता और नशे की हालत में उससे बोलता, भूमि, तुझे तो पैसे मिल गए होंगे ना, अब मेरे को पैसे दे। वैभव जी, मैं ये पैसे आपकी दारू के लिए नहीं कमाती, बल्कि इस घर के खर्च को उठाने के लिए कमाती हूँ। अच्छा जी, तो तेरी इतनी मजाल कि तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर वैभव भूमि को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है और उससे उसके सारे पैसे छीनकर एक बार फिर दारू लेने के लिए चला जाता है। ये सब देख भूमि रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैंने वैभव जी को सुधारने के लिए क्या क्या तरीके नहीं अपनाए, लेकिन वैभव जी ने दारू नहीं छोड़ी।
कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। अगली सुबह भूमि एक बार फिर अपने काम पर जाती है। उसके चेहरे पर चोट देखकर भूमि की दोस्त नैन्सी बोलती है, भूमि, तुम्हारे चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? कुछ नहीं नैन्सी, बस ऐसे ही। तुझे वैभव ने फिर से मारा है ना? मैं उस वैभव को अरेस्ट करवा दूंगी। रुक जा तू अभी, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं नहीं नैन्सी, मैं वैभव को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहती, बल्कि उन्हें अपनों का मोल याद दिलाना चाहती हूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि अपने आखिर अपने ही होते हैं। इतना कहकर भूमि अपना काम करने लगती है। शाम को जब वो घर जाती है तो वहां अपने पति वैभव को बैठे हुए नशे की हालत में गाना गाते हुए देखती है और रोते हुए वैभव से बोलती है, वैभव जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाय मेरी परम परम सुंदरी, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? वैभव जी, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर वैभव खुश हो जाता है, लेकिन उसने अभी भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा और रोज रोज दारू पीकर आया करता और भूमि से पैसे मांगता। जब भूमि उसको पैसे नहीं देती तो वो उसको मारता पीटता। एक दिन वो नशे की हालत में आकर भूमि को बहुत मार रहा था कि तभी अचानक भूमि को वैभव ने धक्का दे दिया। भूमि पेट के बल गिर गई, जिस वजह से उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैभव उसको मारकर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद मेघा वहां आती है। जब वो देखती है कि उसकी बहू भूमि जमीन पर गिरकर दर्द से तड़प रही है, तब वो तुरंत भूमि को हॉस्पिटल ले जाती है। और जब ये बात वैभव को पता चली कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तब वैभव रोता हुआ अपनी पत्नी भूमि के पास आता है और उससे बोलता है, भूमि, भूमि मुझे माफ कर दो। मैंने दारू के पीछे न जाने तुम्हें कितना मारा, तुम्हें कितना सताया और साथ ही साथ अपने माँ बाबा को भी इतने दुख दिए। हो सके तो मुझे माफ कर दो। भूमि उसकी बातों का जवाब नहीं देती और बस रोती ही रहती है। भूमि को उसकी बातों का जवाब न देते हुए देख वैभव फूट फूट कर रोने लगता है और रोते हुए एक बार फिर भूमि से बोलता है, मैं अपने बच्चे की मौत का गुनहगार हूँ, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तुम भी मुझसे बात नहीं कर रही, मेरे माँ बाबा भी मुझसे नाराज है, मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो मैं किसके लिए जीऊं? मुझे माफ करना भूमि, पर मैं अब और नहीं जीना चाहता। इतना कहकर वैभव वहां से जाने लगता है कि तभी भूमि उसे रोक लेती है और गले लगाकर रोते हुए बोलती है, नहीं वैभव जी, आप हमें छोड़कर कहीं भी मत जाइए, क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस वही बहुत है। वैभव को अपनी गलती का एहसास हो गया और कुछ दिन बाद भूमि को वैभव हॉस्पिटल से घर ले जाता है और भूमि को घर बैठाकर खुद काम करने लगता है। देखते ही देखते अब वो बहुत ही अच्छा काम करने लगता है और अब उसकी दारू पीने की आदत भी छूट गई थी। इस तरह भूमि, वैभव और उसके मम्मी पापा अब सब खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे। कांवड़ ले जाने वाली चुड़ैल। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, भोले बाबा ने बुलाया है। भोले बाबा, हम तेरे दर्शन करने आ रहे हैं। हर हर महादेव। अरे संगीता, जल्दी से अपनी कांवड़ उठा ले, बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। हाँ हाँ, आज हम सारी लड़कियाँ अपने भोले बाबा की कांवड़ लेकर उनके दर्शन करने जाएंगे। ये हमारी पहली कांवड़ है। भोले बाबा, अगर रास्ते में हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। संगीता, गायत्री, पायल और सुमन कई सारी लड़कियों के साथ कांवड़ लेने के लिए निकल जाती हैं। वो सभी पैदल पैदल अपनी कांवड़ लेकर चलती रहती हैं। बोलो हर हर महादेव। संगीता के पीछे सभी लड़कियां हर हर महादेव के गुण गाने लगती हैं। वो सभी लड़कियां अपनी अपनी कांवड़ लेकर चलती रहती हैं।
चलते चलते वो भोले बाबा के हरिद्वार पहुंचने ही वाली होती हैं, तभी रास्ते में एक जंगल आता है। रात के समय गायत्री सबसे कहती है, देखो लड़कियों, रात बहुत हो गई है। इतनी रात में हमें इस जंगल से सफर नहीं करना चाहिए। हम कल सुबह होते ही हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे। इसीलिए आज की रात सभी अपनी अपनी कावड़ों को पेड़ के ऊपर टंगा दो और थोड़ा आराम कर लो। गायत्री की बात सारी लड़कियां मान जाती हैं, जिसके बाद सभी अपनी अपनी कावड़ों को पेड़ के ऊपर लटका देती हैं और कुछ देर आराम करने के लिए वहीं लेट जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सभी लड़कियां अपने अपने कावड़ों को उठाकर हरिद्वार की तरफ चलने लगती हैं। देखते ही देखते जंगल खत्म हो जाता है और हरिद्वार आने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत बड़ा ट्रक सामने से आता है, जिसकी टक्कर उन सभी लड़कियों से हो जाती है। ट्रक के साथ साथ वो सभी लड़कियां खाई में गिर जाती हैं। 1 साल बाद हरिपुर के एक छोटे से गांव में एक चंपा नाम की लड़की अपने भाई शुभम के साथ रहती थी। शुभम बाजार में बच्चों के खिलौने बेचने का काम किया करता था, जिसकी मदद से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही थी। लेकिन अब चंपा बड़ी हो चुकी थी। पढ़ाई के साथ साथ अब उसकी शादी का समय आ गया था। एक दिन शुभम चंपा से कहता है, मेरी प्यारी बहना, देखते ही देखते तुम काफी बड़ी हो चुकी हो। अब मुझे तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढना होगा। अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अभी तो मैं और पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। चंपा की ये बात सुनते ही शुभम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहन से कहता है, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई भी करवा लूँ और तुम्हारी शादी भी। मैंने थोड़ा बहुत पैसे इकट्ठा किया है। मैं चाहता हूँ कि किसी अच्छे लड़के से तुम्हारी शादी हो जाए, जो तुम्हारी पढ़ाई भी करवाए और तुम्हें पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाए। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर चंपा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बेचारा शुभम अपने काम के लिए निकल जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद भी उसका ध्यान काम में नहीं लग पाता। तभी उसका दोस्त राज उसके पास आता है और उसे कहता है, अरे शुभम, क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बताऊं यार, मैं खिलौने बेचकर मेरा घर चला नहीं पा रहा। ऊपर से मेरी बहन की जिम्मेदारी भी मेरे सिर पर है, उसे आगे पढ़ाना है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है और फिर मेरी बहन कहती है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? एक ना एक दिन तो उसे शादी करके मुझसे दूर जाना ही होगा। देख शुभम, बहनें तो ऐसी होती हैं, लेकिन अगर तू बहुत ज्यादा परेशान है तो भोले बाबा के दर्शन करा। सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं जो भी इस समय भोले बाबा की कांवड़ लेकर उनके पास जाता है, बाबा उनके सभी संकट दूर कर देते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार अपनी बहन के लिए कांवड़ लेकर भोलेनाथ के पास जरूर जाऊंगा। अगले ही दिन सुबह शुभम कावड़ उठाता है और भोलेनाथ की यात्रा के लिए निकल जाता है। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा मुझ पर भी कर दो। मैंने अपनी बहन के लिए बहुत से सपने देखे, मैं उन सबको पूरा करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी यात्रा करता रहता है। जैसे ही वो हरिद्वार पहुंचने वाला होता है, वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, जिसके बाद वो एक जंगल में रुक जाता है। बहुत थक गया हूँ, बस थोड़ा सा आराम कर लूं, उसके बाद यात्रा को दोबारा से शुरू करूंगा। ऐसा कहकर शुभम जंगल के एक पेड़ पर कावड़ को लटका देता है और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो सो जाता है। तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। अरे, ये आवाज कैसी है? शुभम जैसे ही अपने सामने की तरफ देखता है, उसके सामने कई सारी लड़कियां कावड़ उठाकर ले जा रही होती हैं। अरे क्या बात है, मैंने तो कभी लड़कियों को कांवड़ ले जाते हुए नहीं देखा। लगता है ये लड़कियां भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त हैं। इन्हें देखकर तो मुझ में हिम्मत दोबारा से आ गई है। मैं भी इन्हीं के साथ चल देता हूँ। शुभम अपनी कावड़ पेड़ से उतारकर उनके साथ चलने लगता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुभम के इतना कहते ही सभी लड़कियां महादेव के गुणगान गाने लगती हैं, लेकिन वो बिना कुछ कहे, बिना एक दूसरे से बात किए कावड़ उठाकर चलती रहती हैं। ये बात शुभम को समझ नहीं आती। देखते ही देखते वो हरिद्वार के निकट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक एक करके वो लड़कियां गायब होने लगती हैं। जैसे जैसे लड़कियां गायब होती हैं, शुभम की कावड़ भारी होने लगती है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है तेरी?
इतनी भारी कांवड़ मुझसे उठाई भी नहीं जा रही, लेकिन जब मैं यहाँ तक आया हूँ तो अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। शुभम कावड़ उठाते उठाते चलता रहता है। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां गायब हो जाती हैं और शुभम हरिद्वार में भोले बाबा के दर्शन करने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ का पवित्र गंगा जल भरकर वापस जाने लगता है। जैसे ही वो वापस अपने घर पहुँचता है, वो शिवरात्रि वाले दिन जल को शिवलिंग पर चढ़ाता है। अरे चंपा, जरा कांवड़ के कलश में से पवित्र गंगा जल निकालकर किसी गैलन में भर लो। हमें ये कांवड़ मंदिर पर छोड़कर आनी होगी। ठीक है भैया, अभी करती हूँ। जैसे ही चंपा कलशों से पवित्र गंगा जल निकालती है, उन कलशों में से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे ये क्या, देखो भैया, इनके अंदर से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। लगता है भोले बाबा ने हमारे ऊपर अपनी कृपा दिखा दी। ये सब उनकी ही दया से हुआ है। तभी वहाँ पर वो सभी लड़कियाँ प्रकट होती हैं जो शुभम को हरिद्वार के पास मिली थी। अरे तुम सब तो वही हो, तुम यहाँ पर कैसे? हम सभी लड़कियां यात्रा करते करते एक दूसरे के दौरान मर गई थी। तुमने हमारी यात्रा को संपन्न करने में हमारी मदद की है, इसीलिए हमने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ये सब किया है। तुम्हारी वजह से हम सबको मुक्ति मिल गई है। तुम भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो। तुम्हारे सहारे से हम भोले बाबा के दर्शन कर पाए हैं। तुम्हारी वजह से हम सभी लड़कियों को आज हमारी आत्मा से मुक्ति मिली है। हम कब से उस जंगल में भटक रहे थे। कुछ समय पहले इस जंगल के ही पास में एक दुर्घटना के दौरान हम सभी लड़कियां मर गई थी। तब से हमारी आत्मा यहाँ वहाँ भटक रही है। हम सभी ने अपनी कांवड़ तुम्हारे जरिए भोले बाबा तक पहुँचाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इतना कहने के बाद वो सभी लड़कियां वहां से गायब हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभम अपनी बहन चंपा की आगे की पढ़ाई शुरू कर देता है और समय आने पर एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देता है और एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है।